हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईबीएस और ईबीएस पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सीटेट के अंदर। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो है आपकी राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी। दिल्ली के सापेक्ष इन लखनऊ और जयपुर की दिशाओं को हमें बताना है। तो मान लो आपका दिल्ली इधर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है आपका मिलता है ये दक्षिण पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा हो गई आपकी, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। तो ये जो है आपका लखनऊ मिलेगा आपको दक्षिण पूर्व दिशा में। और जयपुर की बात करें तो ये मिलता है आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। आपसे पूछा है कि भरली बांगी किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जो भरली बांगी है फ्रेंड्स, ये आप कर सकते हैं, महाराष्ट्र का व्यंजन होता है और यह छोटे छोटे बैगनों के द्वारा उसके अंदर मसाला भर के बनाया जाता है। तो छोटे छोटे भरवा बैगनों से यह बनाया जाता है क्या, भरली बांगी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में उनकी मदद करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में पंख मदद नहीं करते, उन्हें गर्म रखते हैं। तो उनके जो पंख हैं, पक्षियों के जो पंख हैं, वह उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ पूछा है कि विभिन्न तरीकों से चलने में उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पंख के द्वारा चलने में मदद नहीं होती है। उन्हें जल सह बनाते हैं, मतलब उन्हें वाटर प्रूफ बनाते हैं उनके पंख। तो ये भी सही है। इसका मतलब बी और डी ऑप्शन, स्टेटमेंट बी और डी करेक्ट होगा, जो आपको ऑप्शन 2 में मिलेगा, बी और डी। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अंडे देने वाले पशु की विशेषताएं क्या होंगी। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होंगे। तो जो भी पशु अंडे देते हैं उनके कान बाहर नहीं होते, आंतरिक कान होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी बाहरी कान वाला है, तो ये भी कट जाएगा। और जो पशु होते हैं अंडे देने वाले, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के ये सारे फैक्ट हैं। तो यदि आपने एनसीईआरटी से संबंधित फैक्ट की क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की क्लास होती है जिसमें हम एनसीईआरटी कवर करते हैं से 3rd, 4th और 5th की। उसमें से ही आपके ये सारे क्वेश्चन ईबीएस के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा तथा फोटो भी खींची थी। पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट को फतह करने वाली है उसका नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है यह एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली महिला जो पर्वतारोही है बनी थी। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मणिपुर के संबंध में सही है। मणिपुर के संबंध में सही कथन को चुनना है, सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो मणिपुर का अर्थ होता है जेवरों का देश, लैंड ऑफ ज्वेल्स। तो मणि का एक तरीके से ज्वेलरी में काम उपयोग होने वाला तत्व होता है और पुर का मतलब होता है देश या शहर। तो ये बिल्कुल सही है कि मणिपुर का अर्थ होता है जेवरों का देश या लैंड ऑफ ज्वेल्स का मणिपुर का उपनाम बोल सकते हैं। लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। तो लावणी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है क्या, लावणी।
मणिपुर का नहीं है। मणिपुर का है लोक नृत्य का नाम थांगटा, आप इसको याद रख सकते हैं। थांगटा है जो मणिपुर का लोक नृत्य होता है, तो यहाँ पे आप इसको भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। लोकटक झील या लोकटक ताल जो है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक आपको तैरता हुआ नेशनल पार्क भी मिलता है लोकटक झील के ऊपर। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो स्टेटमेंट डी भी राइट होगा। ए, सी और डी स्टेटमेंट राइट होंगे, इसका मतलब ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य ऐसी चीज है जो हमें करते हैं यश कमाने के लिए। कार्य हम यश कमाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। मनोरंजन के लिए करते हैं, ये भी बात गलत हो जाएगी। अपने को व अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण करने के लिए हम कार्य करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऊर्जा बचाने के लिए, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा लगती है, बचती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। मतलब इसका होगा कि ऑप्शन सी सही है या फिर स्टेटमेंट सी सही है, जो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सही कथन को हमें यहाँ पे बताना है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा 2 हों ये जरूरी नहीं है, और 2 से अधिक हों ये भी जरूरी नहीं है। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये हमेशा ये एक सा नहीं होता है। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, बिल्कुल सही है। जो आपके नर हाथी हैं वह झुंड में रहते हैं कब तक, लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु में। उनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सी और डी राइट है, और सी और डी आपको ऑप्शन 3 में मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इसी पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। एक पैमाना छपा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। गोलकोंडा किले से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बुर्ज पाए जाते हैं। यहाँ के किले में आपने देखा होगा बुर्ज क्या पाए जाते हैं, यह दीवार से थोड़े से ऊंचे होते हैं और दीवार से बाहर निकले हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिपाही इसके पीछे खड़ा होता है वह अपने जो सामने वाला दुश्मन है उस पे उसको देखने में और उसको हमला करने में उस मदद मिलती है बुर्ज के द्वारा। तो इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है जो पैमाना दिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है, 15.2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो 15.2 क्या हो जाएगी मीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी दी है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर यहाँ पे पैमाना दिया है। तो इसको गुणा करना पड़ेगा 110 से। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 1.672 किलोमीटर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा कहाँ से है, मिजोरम से। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो मिजोरम में एक बोली जाती है मिजो भाषा, उसके बाद लूसेई भाषा, और वहां पे बोली जाती है कुकी भाषा। तो मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हो जाएंगी मिजो, लूसेई और कुकी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, तो इसलिए अनवीकरणीय बोला जाता है। नहीं, अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, तो वो कहलाते हैं अनवीकरण। तो इसको बनने में कई साल लगते हैं, हजारों सालों में, लाखों सालों में इसका निर्माण हो पाता है। तो यह आपका जो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है वहां पर खाना पकाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। अपने को गर्म करने के लिए ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे पर्वतों पर, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ वहां ऊपर का दबाव भी कम होता है, तो जिससे आपकी नाक से और कान से खून निकलने की भी घटनाएं सामने आती हैं। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टेंट लगाने में सहारा, ये भी गलत इसका होगा। नेक्स्ट है, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इस साइड ये अरब सागर दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो अरब सागर से जो सटे हुए राज्य हैं उनकी बात करेंगे। अरब सागर से सटे हुए जो राज्य हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, फिर देखने को मिलेगा कर्नाटक, और फिर यहाँ पे मिलता है केरल। ये 3 राज्य हैं जो आपको भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं अरब सागर से सटे हुए। तो इसका आंसर होगा आपका गोवा, महाराष्ट्र और केरल। यहाँ पे कहीं बीच में गोवा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर होगा गोवा, महाराष्ट्र और केरल। तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपका इस साइड पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुदुचेरी ये आपका क्या बोलते हैं, इसका केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तेलंगाना यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। राजस्थान की पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है? तो कालबेलिया नहीं कहलाता। कथक ये उत्तर प्रदेश का होता है। 13 थाली भी नहीं होगा, ये होता है आपका भवाई। भवाई जो नृत्य है यह कहलाता है जिसमें महिलाएं घूंघट वाली होती हैं और नृत्यांगनाएं जो होती हैं 7 से 9 पीतल के घड़े अपने सिर पर संभालती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, मधुबनी एक प्रसिद्ध है। तो मधुबनी एक पेंटिंग का नाम भी होता है, चित्रकला का नाम भी होता है, और मधुबनी बिहार में एक जगह का भी नाम है, एक स्थान भी है मधुबनी के नाम से। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट है उनको देखेंगे। मधुबनी झील है राजस्थान में, तो ये गलत है। राजस्थान में झील का नाम है साभर झील। बिहार की सॉल है, तो ये गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिहार की एक प्रकार की लोक कला या चित्रकारी है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और बिहार का एक स्थान है मधुबनी, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट डी और ई बिल्कुल सही होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शोभित किताब में एक चित्र दिखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। ये क्वेश्चन करता है शोभित। तो उसमें जब ये क्वेश्चन पूछता है तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य की यह घटना सम्मिलित है। किसके लिए सम्मिलित है? उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, तो बिल्कुल सही है। बच्चों के बीच में यहाँ पे एक सोच विकसित होगी, वह इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेगा कि लड़के जो है गोटियां क्यों नहीं खेल रहे और लड़के ये क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। इसके पीछे का जो फैक्ट है उसको वह समझने का प्रयास करेगा। तो यह है एक उच्च स्तरीय कौशल। तो इसका जो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया और सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, तो ये आपका जो स्टेटमेंट होगा गलत, क्योंकि सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, तो यहाँ पे वह अवलोकन कर रहा है और जो चित्र देख रहा है उसमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है उसके प्रति वह समझ विकसित कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट सी भी सही होगा।
सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए सी डी सही है, जो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय नियुक्ति होगी? कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, सबसे अच्छी होगी? संप्रत्य ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं का वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग कर सकेंगे, ये भी हो सकता है। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के लिए वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करना। तो जो सबसे इसमें ऑप्शन तो चारों सही है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि इसमें बच्चा खुद अपने आसपास की चीजों को देखेगा और उसके दैनिक जीवन से इन्वॉल्व चीजों को देखेगा। जब वह भोजनों की आदतों में बदलाव देखेगा और पहनावा में भी बदलाव देखेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रक्रिया की सही व्याख्या करते हैं? आकलन की प्रक्रिया या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया की सही व्याख्या करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो बिल्कुल आकलन या मूल्यांकन या जो आपका है वह आपका सतत चलता रहता है। हर क्लास में आकलन करना, ये आपके समावेशी शिक्षा के अंदर बोला गया है। विद्यार्थियों के उपलब्ध स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराना, तो ये भी है जो ये इसका गलत हो जाएगा। सीखने में आई बाधा को पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता करना, तो ये सही है। विद्यार्थी को कौन सी बाधा के कारण उसके जो अधिगम प्रक्रिया में बाधा आ रही है, उस बाधा का पता लगाना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना। विद्यार्थियों की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति, रुचि और पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराना, तो ये भी जो है आकलन की व्याख्या करते हैं। तो स्टेटमेंट ए सी डी सही होगा, जो आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? ऐतिहासिक इमारतों के संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेलियां, ये हो सकती है एक विधि। ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन, ये भी हो सकता है। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ये भी हो सकता है। और ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें जो सर्वोत्तम विधि होगी वह होगी आपकी स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना। इससे क्या होगा, विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को महसूस करेगा और उन पर चर्चा करने के लिए तैयार हो सकेगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6, कुछ 8 पैर बनाते हैं। अलग अलग विद्यार्थी की यहाँ पे अलग अलग अवधारणा देखने को मिलती है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते, तो ये कह सकता है। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों को 6 पैर बनाए हैं वो सही हैं, बाकी सभी गलत हैं, तो ये कह सकता है। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या गिनने के लिए कहना, तो ये भी हो सकता है। उन्हें आवर्तक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना, तो ये जो है ये वास्तविक चीज होगी। आप उन्हें लेंस देंगे और जो आपकी जो चींटी है उसके पैरों की संख्या को प्रत्यक्ष रूप से गिनने का मौका देंगे, तो उन्हें सही सही पता चल जाएगा कि उसके 4 पैर होते हैं, 8 होते हैं या फिर 10 होते हैं। तो यहाँ से वह खुद करके सीखेगा। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों के अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क करना है, इसीलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे?
अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आपको बताना है, तो इसमें से आप कौन सी चीज को चुनेंगे? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएंगे, याद करने के लिए कहेंगे। तो याद करना आपको यहाँ पे गलत होगा। अंतरिक्ष यात्रियों पर व्याख्यान देंगे। आप जब व्याख्यान देंगे तो इसमें विद्यार्थी एक्टिव नहीं रहेंगे, ये गलत हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी विशेषताएं को इंगित कीजिए। जो भी उनकी आत्मकथाएं हैं अंतरिक्ष यात्रियों की, उनको उनके साथ साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए, ये हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो ये गलत होगा। कहानी होती हैं, जो उनकी आत्मकथाएं ये आपकी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेटों पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादकों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो यह पहचान करेगी और उनको वर्गीकृत कर सकेगी, क्योंकि जब वह हरा और लाल के बारे में उनको जानकारी है तो वह पहचान करने में है। और हरे जो कलर के जो बॉक्स होंगे या फिर शाकाहारी बॉक्स होंगे उनको अलग रखेगा और रेड कलर के बॉक्स को वह अलग रखेगा। तो यहाँ पे वर्गीकरण भी कर सकता है और उसकी पहचान कर सकता है। कल्पना और पूर्वाग्रह यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहना, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उन्हें साझा भी करेंगे, घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो जो सबसे अच्छी चीज है या फिर आप जिसको प्राथमिकता देंगे या देना चाहिए वह होगा कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उन्हें साझा भी करेंगे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? इसमें क्या करेगा, जो भी परछाई मान लो इस तरीके से बनी है तो उसका अनुमान लगाएगा, उसका अवलोकन करेगा और साथ ही साथ उसको मान लो वह पहचान गया तो उसका निष्कर्ष भी निकाल पाएगा। वर्णन जरूरी नहीं है इस प्रक्रिया में शामिल हो। तो ऑप्शन ए बी सी इस क्वेश्चन के सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? पर्यावरण में केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अध्ययन से पूरी जानकारी मिलती है, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान से पूरी जानकारी, विज्ञान या पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, या फिर विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें विज्ञान भी हो, सामाजिक अध्ययन भी हो और पर्यावरण भी हो। ये जो है एकीकृत या संगठित परिप्रेक्ष्य को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अध्यापक को विद्यार्थी को समझाना चाहिए कि तने गोल तने होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल होते हैं, ऐसा नहीं है। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ये हो सकता है सी, जिससे विद्यार्थी अलग अलग अपनी जो मूल अवधारणाएं हैं, जो उसके नैप कंसेप्ट हैं, उसके बारे में वह इसका वर्णन करेंगे। ये एक तरीके से खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। और अध्यापक को विद्यार्थी को बाग में घूमने ले जाने चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो ये भी इसका आंसर मतलब इसका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। इसका मतलब
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट सी और डी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? चौक और डांट विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन या कहानी सुनाना। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी विधि इसके लिए सही हो जाएगी। चाक और टांक विधि ये इसके लिए प्रभावी नहीं है। व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चे इनएक्टिव तरीके से सीखते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और इसका होगा भूमिका निर्वाह। बच्चे पर्यावरण अध्ययन में खुद अपने आप से भूमिका निर्वाह करके सीखेंगे, तो ये प्रभावी हो सकता है। और कहानी सुनाना ये भी प्रभावी रूप से हो सकता है। तो ऑप्शन सी स्टेटमेंट सी और डी सही है, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है। मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं, तो यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, तो ये हो सकता है। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 बार आ गया। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है ये समझाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ बताकर समझाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। विद्यार्थियों को नए उत्पादों का आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना और विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो प्राथमिक स्तर पर जीविकोपार्जन के लिए सहायता ये गलत हो जाएगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए केंद्रित ये भी गलत हो जाएगा। और नए उत्पादों का आविष्कार करना भी प्राथमिक स्तर पर गलत हो जाएगा। जो एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की विशेषता होगी वह विद्यार्थियों को उनके सामाजिक भावात्मक कौशलों को विकसित करने पर जोर देगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिकतम सरल हो जाता है। विचार और अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र होता है और प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। तो जो समूह चर्चा है इसमें क्या होता है? विचार और अनुभव एक दूसरे से क्या करते हैं? बच्चे साझा करते हैं। तो यह सर्वोत्तम व्याख्या हो जाएगी किसकी? पर्यावरण अध्ययन के समूह चर्चा की। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ईबीएस के जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको सीडीपी की क्लास भी डेली बेसिस पर मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो जो आप चाहते हैं, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।